हमारी आंखें कैमरे के समान होती है, लेकिन क्या कैमरा सब कुछ पकड़ पाता है? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार हमारी आंखों की भी देखने की कुछ सीमा होती है। तो यही सवाल उठता है कि हम सब कुछ देख सकते हैं? सो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक दुबे एंड यू आर वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स में, जिसमें हम देखेंगे 600 BC से लेकर 600 सी तक कैसे कल्चरल डेवलपमेंट्स हुए। और हमारा टॉपिक रहेगा कैन वी सी एवरीथिंग, क्या हम सबको सब देख सकते हैं? चलिए देखते हैं कि हम सब कुछ देख सकते हैं या नहीं, या हमारा देखने का नजरिया अलग होगा, किसी और के देखने का नजरिया अलग होगा, उसके आधार पे भी हम कह सकते हैं। सो बाय नाउ यू हैव had a glimpse of the rich visual tradition that existed in a past express in। देखो हमने इसके पहले प्राचीन अर्ली फेज में हमने देखा कि कैसे ईंटों से बने, पत्थरों से बने आर्किटेक्चर देखे, पेंटिंग्स देखिए, स्कल्पचर्स वगैरह हमने देखी और इनके बारे में समझा। We have seen that much has been destroyed and lost over the centuries। बहुत सारी कलाकृतियां, बहुत सारे स्कल्पचर, मूर्तियां, मंदिर नष्ट हो चुके हैं और बहुत सारे विलुप्त भी हो गए हैं, खो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, किसी के द्वारा बर्बाद कर दिए गए। Nevertheless, what remains and has been preserved conveys a sense of the vision of the artist। और जो प्रिजर्व किए गए हैं, जो ग्रंथ, जो स्कल्पचर, जो मूर्तियां, जो टेक्स्ट हैं, जो प्रिजर्व किए गए हैं, वो क्या दर्शाते हैं? सेंस ऑफ विजन। किस प्रकार का विजन हुआ करता था, नजरिया हुआ करता था, या किस प्रकार की अवधारणाएं हुआ करती थी आर्टिस्ट में, स्कल्पटर में जो मूर्ति बनाते थे, मेसन्स वगैरह, आर्किटेक्ट वगैरह हुआ करते थे। हु क्रिएटेड दीज स्पेक्टेकुलर वर्क्स, जिन्होंने इन कलाकृतियों को बनाया, इन ग्रंथों को लिखा, इन इंस्क्रिप्शंस को लिखा, इन मूर्तियों को बनाया, इनके विजन को दर्शाती हैं जितने भी हमारे द्वारा प्रिजर्व किए गए आजकल जो है एविडेंस है हमारे पास वर्तमान में। Yet, do we always automatically understood what they wanted to convey? क्या हमें सब कुछ समझ आता है जो उन्होंने बताया गया है? क्या उसी प्रकार से हम सब कुछ समझ सकते हैं या समझ चुके हैं? नहीं। Can we ever know what these images mean to people? क्या हम यह जान पाए कि यह इमेज है, जो स्कल्पचर्स हैं, इनका क्या महत्व होता था लोगों के लिए, लोग इनको किस प्रकार से उपयोग किया करते थे, इनका क्या महत्व, सिग्निफिकेंस क्या हुआ करता था? Venerated them about 2000 years ago। 2000 वर्ष पहले इन मूर्तियों को बनाया गया है अलग अलग लोगों के द्वारा। इनका क्या महत्व हुआ करता था, लोग इनको किस प्रकार से मानते थे, इनको हम सब देखेंगे। सो ग्रैपलिंग विद द अनफेमिलियर, चलो देखते हैं कैसे। इट विल बी यूजफुल टू रिकॉल दैट व्हेन 19th सेंचुरी यूरोपियन स्कॉलर, देखो 19th सेंचुरी के यूरोपियन स्कॉलर्स, यूरोपियन विद्वान लोग जो आते हैं, फर्स्ट सॉ some of the sculptures of the god and goddess, they could not understand what these were about। उन्होंने जो आके देखा, प्रारंभ में प्रतिमाएं देखी, मूर्तियां देखी देवी देवताओं की, और वो समझ नहीं पाए ये किस चीज की मूर्ति है। जब यूरोपियन भारत में आए, वहां पे इस प्रकार की मूर्ति तो नहीं दिखती हमारे यहाँ, दुर्गा माता की, शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की, और तो उनके अलग अलग रूपों की भी मूर्तियां वगैरह बनाई गई। उनके बहुत सारे सर हैं, बहुत सारे हाथ हैं, भगवान ब्रह्मा की, ऐसे अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां जब यूरोपियंस इंडिया आए, उन्होंने देखा और वो आश्चर्यचकित हुए, बोले ये क्या चीज है, किस प्रकार की मूर्तियां हैं, है ना। Sometimes they were horrified by what seemed to be grotesque figures with multiple arms। अब देखो वो देखते हैं कि कैसे अलग अलग प्रकार के चित्र, कितने मतलब चौंक जाते थे या भयभीत हो जाते थे, ये किस प्रकार के चित्र हैं और ये किस चीज से संबंधित है, ये चित्र, ये मूर्तियां किस चीज से संबंधित है। इनके बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे सर हैं, विद कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म, मतलब ये आधा शरीर ह्यूमन का है, आधा शरीर जानवर का है। ये किस प्रकार की मूर्तियां हैं, इनका क्या महत्व है? उसके बाद देखते हैं, these early scholars tried to make sense of what appeared to be strange images by comparing them with sculpture which they were familiar that from ancient Greece। अब देखो उन्होंने उनके जो ग्रीक आर्ट हुआ करता था, जो मूर्ति कला का, मूर्ति स्कल्पचर्स बनाने के लिए जो ग्रीक आर्ट हुआ करता था, जो हेलेनिस्टिक आर्ट हुआ करता था, उसी आर्ट से उन्होंने इंडिया के आर्ट को कंपेयर किया और बोले हमारे यहाँ तो कुछ इस प्रकार की ह्यूमन फॉर्म की, इस प्रकार की मूर्ति बनाई जाती है जिनसे ह्यूमन का एक पूरा स्ट्रक्चर दर्शाते हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे सिर हैं, कुछ इस प्रकार की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। और उन्होंने इंडियन आर्ट को वहां के ग्रीक के आर्ट से कंपेयर किया और क्या देखा, while they often found early Indian sculptures inferior to work of Greek art। बोले अर्ली इंडियन स्कल्पचर जो हुआ करते हैं, उनको जब ग्रीक से उन्होंने कंपेरिजन किया, बोले भाई इंडियन स्कल्पचर जो है बहुत इंफीरियर है एज कम्पेयर टू ग्रीक आर्टिस्ट के द्वारा, ग्रीक आर्ट के कंपेरिजन में इंडियन आर्ट बहुत इंफीरियर है। They were very excited when they discovered images। अब देखो कुछ समय बाद क्या होता है, उन्हें डिस्कवर करते हैं इमेज ऑफ बुद्धा और बोधिसत्वास, बुद्ध और बोधिसत्वास की इमेज कहाँ से प्राप्त होकर, that were evidently based on Greek models।
अब जो बुद्ध और बोधिसत्वा की जो इमेज प्राप्त करते हैं, उनकी स्कल्पचर प्राप्त करते हैं, उनकी मूर्तियां मिलती हैं जब यूरोपियंस को, किसकी, बुद्ध और बोधिसत्वा की, तो वो बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे ग्रीक आर्ट से इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि ये सभी की सभी मूर्तियां कहाँ देखने को मिलती है हमको हमको कहाँ देखने को मिलती है मूर्तियां, तक्षशिला में, तक्षशिला एंड पेशावर वाले क्षेत्र में, जहां पर इंडो ग्रीक रूलर, कौन, इंडो ग्रीक रूलर वहां पे आके स्थापित हुए हैं। कहां पर, हमारे इंडिया का ये वाला रीजन, हमारे इंडिया का ये वाला रीजन, पंजाब वाला रीजन, पंजाब या यहाँ पे पेशावर पाकिस्तान वाला रीजन, ये वाले रीजन में इंडो ग्रीक रूलर्स आए थे। कौन, इंडो ग्रीक। और इंडो ग्रीक से इन्फ्लुएंस, इंडो ग्रीक रूलर जो हमारे इंडिया के बुद्धिज्म रीजन से इन्फ्लुएंस होते हैं और बौद्ध धर्म की उस प्रकार से मूर्तियां बनाते हैं, और वही मूर्तियां बाद में यूरोपियंस को प्राप्त होती हैं, बोलते हैं ये है मूर्तियां सही, क्योंकि हमारे ग्रीक आर्ट से इन्फ्लुएंस होकर ये मूर्ति बनी है, तो वो खुश हो जाते हैं इन मूर्तियों को देखकर, क्योंकि बुद्ध की मूर्ति भी ग्रीक आर्ट से ही इन्फ्लुएंस होकर बनाई जाती थी। जैसे गांधार आर्ट बोला जाता था, इस क्षेत्र को गांधार बोला जाता था, इसे गांधार आर्ट बोला जाता था, गांधार शिल्पकला, और गांधार शिल्पकला या गांधार मूर्ति कला। और कुछ इसी प्रकार की मूर्तियां मथुरा कला में भी देखने को मिलती है ना। उसके बाद देखते हैं, एज दीज इमेजेस वर क्लोजेस्ट टू द ग्रीक स्टैचू, देखो ये इमेजेस जो किससे मिलती जुलती थी, ग्रीक स्टैचू से मिलती जुलती थी। दीज स्कॉलर्स वर फेमिलियर विथ, they were considered to be the best example of early Indian art, तो बोलते थे ये है बढ़िया एग्जाम्पल, ये सच्चे उदाहरण है इंडियन आर्ट के, क्योंकि उनसे ही संबंधित है, इसलिए उनकी तारीफ कर रहे हैं। इंडियन आर्ट में जो बनाई गई उनकी बुराई कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं केवल वो, है ना। सो इन इफेक्ट दीज स्कॉलर्स अडॉप्टेड अ स्ट्रेटेजी वी विल फ्रिक्वेंटली यूज डिवाइजिंग यार्डस्टिक डिराइव्ड फ्रॉम द फैमिलियर टू मेक सेंस ऑफ अनफेमिलियर। देखो उन्होंने किस प्रकार का तरीका अपनाया कि जिन चीजों से हम फैमिलियर हैं, उन्हीं चीजों को जो स्टडी करने के बाद हम अनफेमिलियर चीजों से, दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो अनफेमिलियर चीजों को भी हम जान पाएंगे कि भाई कुछ इस प्रकार से इसका ओरिजिनेशन है, और कहीं ना कहीं इन दोनों में समानता मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इसका ओरिजिनेशन भी इस प्रकार से हुआ होगा, इसको भी कुछ इसी प्रकार से यूज किया जाता है ना। तो अनफेमिलियर से अनफेमिलियर को फेमिलियर के साथ जोड़कर उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई, इस प्रकार से उन्होंने तरीका अपनाया। तो देखो जैसे बोधिसत्वा की इमेज प्राप्त होती है गांधार से, उनके क्लॉथ की डिजाइन देखते हैं हम, क्लॉथ मथुरा आर्ट से डिजाइन, ऐसे इस प्रकार की डिजाइन देखने को मिलती है उनके क्लॉथ में, एक हाथ उनका इस तरफ से पीछे ऐसा हेलो देखने को मिलता है उनकी उसमें, और कोई भी नॉर्मल एक्सप्रेशन है, ना स्माइल कर रहे हैं ना कुछ, बहुत कामनेस देखने को मिलती है, स्टैंडिंग स्टैचू प्राप्त होता है कुछ इस प्रकार से। तो ये कौन सा है, गांधार आर्ट का एग्जाम्पल है, गांधार आर्ट, ये गांधार कला है ना। इस प्रकार से बोधिसत्वा की इमेज गांधार से प्राप्त होती है। उसके बाद हम देखते हैं, इफ टेक्स्ट एंड इमेजेस डू नॉट मैच, अब अगर टेक्स्ट ग्रंथ नहीं मिल रहा और इमेज है, स्कल्पचर जो अगर मैच नहीं हो रहा, तो फिर इसके विषय में जानकारी कहाँ से लाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम अनफेमिलियर को अगर जानना है तो फेमिलियर से जोड़कर पढ़ेंगे, लेकिन अगर मान लो दोनों मैच नहीं हुए तो क्या करेंगे। सो कंसीडर अनदर प्रॉब्लम, वी हैव सीन दैट आर्ट हिस्टोरियंस ऑफन ड्रॉ अपॉन टेक्सचुअल ट्रेडिशन टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्कल्पचर। जो इतिहासकार होते हैं वो ग्रंथों को पढ़ते हैं और ग्रंथों के आधार पर ही जो स्कल्पचर है, ग्रंथों के बेसिस पर, टेक्स्ट के बेसिस पर ही स्कल्पचर्स को स्टडी किया करते थे, है ना। While this is certainly a far more efficient strategy than comparing Indian images with Greek statues, it is not always easy to use. तो ये बहुत अच्छा तरीका था कि हम टेक्स्ट को पढ़ें, उसके आधार पर मूर्ति को समझे कि इस प्रकार से, इसलिए इस प्रकार की मूर्ति बनाई गई है, ना कि हम ग्रीक के मूर्ति को स्टडी करके और हमारी मूर्ति से स्टडी करके, क्योंकि हमारे यहाँ बनाने का हमारी परंपरा है, हमारी अवधारणा अलग प्रकार से होती थी। So one of them most intriguing example of this is a famous sculpture along a huge rock surface in a महाबलीपुरम। देखो महाबलीपुरम से एक ह्यूज रॉक सरफेस प्राप्त हुई है, क्या प्राप्त हुई है, पत्थर का बहुत बड़ी सरफेस पे, पत्थर पे ऐसी बहुत सारी मूर्तियां, इमेजेस वगैरह, स्कल्पचर वगैरह बनी हुई प्राप्त हुई है। कहाँ से, महाबलीपुरम से। तो उसमें हम क्या देखने को मिलता है, देखो महाबलीपुरम से क्लियरली, फिगर 4.30 इज अ विविड डिपिक्शन ऑफ द स्टोरी, बट विच स्टोरी इट इज। देखो अब किस प्रकार की स्टोरी है, देखो हम डायग्राम देखते हैं कि हमारे किस प्रकार की स्टोरी दी गई है। ये रॉक कट स्कल्पचर पैनल एट महाबलीपुरम, इतना बड़ा पैनल है महाबलीपुरम से, देखो कैसे अलग अलग प्रकार के लोग, और बीच से ये आ रहा है सर, इस प्रकार से यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे बनाया गया शायद यहाँ से जल या पानी वगैरह, गंगा जल वगैरह निकला होगा। और इस प्रकार की मूर्तियों में क्या दर्शा रही है, इस प्रकार की जो स्कल्पचर डिपिक्शन दी हुई, इनसे क्या पता चल रहा है, इनको इतिहासकारों को समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये किस चीज से संबंधित है। ये हाथी बने हैं, यहाँ से इतना क्षेत्र खाली है, इतने सारे लोग इसके आसपास बैठे हुए हैं, ये हाथी यहाँ से जा रहे हैं, ये क्या डिपिक्ट करते हैं, किस चीज को दर्शा रहे हैं। इसी चीज को जानने के लिए इन्होंने क्या किया, आर्ट हिस्टोरियंस ने हैव सर्च्ड थ्रू अ पुराण टू आइडेंटिफाई एंड शार्पली डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। और देखो इन्होंने अलग अलग पुराणों को पढ़ा, किसको पढ़ा,
अलग अलग पुराणों को पढ़ा, धर्म ग्रंथों को पढ़ा, वेद जो जो उनसे हो सका सब उन्होंने सब अलग अलग ग्रंथों को पढ़ा। और ग्रंथों को पढ़ने के बाद उन्होंने अपने अपने ओपिनियन दिए, अपने अपने मत दिए, विचार दिए। उनमें क्या क्या देखने को मिलता है, कुछ लोग मानते थे कि यह क्या है, रिवर, ये गंगा नर्मदा है, कौन सी वो, सॉरी, गंगा नदी है। कुछ इतिहासकारों ने क्या बोला कि ये रिवर गंगा है जो स्वर्ग से उतरी। हमारे पुराणों में कहानी लिखी गई है कि स्वर्ग से गंगा माता ने जैसे क्या बोलते हैं अवतार लिया पृथ्वी पर। उस प्रकार की कहानी को पढ़ने के बाद कुछ इतिहासकारों ने क्या बोला है कि ये गंगा माँ है जो स्वर्ग से अवतार लेती है। द नेचुरल क्लेफ्ट थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉक सरफेस माइट रिप्रेजेंट द रिवर। बोले गंगा माता का जो है यहाँ से उत्पन्न हो रही है, ये उसे दर्शा रहे हैं, है ना। द स्टोरी इटसेल्फ नरेटेड इन पुराण, और पुराण में महाकाव्यों में हमें ये देखने को मिलती है इस प्रकार की कहानी की गंगा माता ने, गंगा नदी ने यहाँ से अवतार लिया, हमारे शिव की जटाओं से बहकर आई है पृथ्वी पर। और कुछ लोग मानते थे कि महाभारत का जो अर्जुन है ना, महाभारत के अर्जुन ने यहाँ पे तपस्या की, है ना, इन बैंक टू ऑर्डर एपर आर्म्स, ताकि अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर सके। इस चीज के लिए अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए यहाँ पर क्या उसने तपस्या की, किसने, अर्जुन ने। तो ऐसे अलग अलग इतिहासकारों ने दो मत दे दिए। कोई बोल रहा है कि भाई ये गंगा नदी है यहाँ से उत्पन्न हुई स्वर्ग से, उसको दर्शा रहा है ये चित्र। और कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, गंगा नदी, क्या बोल रहे हैं, गंगा नदी यहाँ से उत्पन्न हो रही है उसे दर्शाते हैं। और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि भाई अर्जुन ने यहाँ पर क्या करी, तपस्या करी, अर्जुन ने यहाँ तपस्या करी, अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए, भगवान से वरदान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर क्या करी, तपस्या करी, ये उसे दर्शाता है। ऐसे इतिहासकार अपने अपने अलग अलग मत दिया करते हैं किसमें, इतिहास में। और उन्हीं मतों के आधार पे हम इतिहास को पढ़ रहे हैं। कुछ कुछ चीजें जो मतलब बिल्कुल जिनसे संबंधित हमें एविडेंस प्राप्त होते हैं वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होते हैं, परंतु बहुत से इतिहासकार अपने अपने विचार को भी देते हैं और उसी के आधार पर इतिहास लिखे गए हैं। उसके बाद फाइनली रिमेंबर दैट मैनी रिचुअल्स, देखो है ना, मैनी रिचुअल, रिलीजियस बिलीफ्स, धार्मिक अवधारणाएं, प्रैक्टिसेस, परंपराएं वर नॉट रिकॉर्डेड इन परमानेंट विजुअल फॉर्म। जितनी भी धार्मिक परंपराएं हैं, रिचुअल है, ये परमानेंट फॉर्म में कहीं भी नहीं दी गई है ना। एज अ मॉन्यूमेंट, स्कल्पचर और इवन पेंटिंग्स, देखो है ना, इस प्रकार से पेंटिंग दी गई है, मॉन्यूमेंट दी गए, स्कल्पचर दी गए, पर कहीं भी धार्मिक परंपराएं कोई एब्सोल्यूट फॉर्म में कहीं भी नहीं दी गई है कि भाई ये धार्मिक परंपरा इतनी होती थी, यही फिक्स थी। दीज इंक्लूडेड डेली प्रैक्टिसेस, जो समय लोग धीरे धीरे अलग अलग प्रैक्टिसेस, परंपराओं को पालन कर रहे हैं, भाई पूजा करना, उठना, इस प्रकार की प्रैक्टिसेस चलती आ रही थी। एज वेल एज दोज एसोसिएटेड विद स्पेशल ओकेशन, स्पेशल ओकेशन हम करते हैं, जैसे कि दीपावली पर हम माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, अलग अलग समय भी कुछ समय बाद संतान सप्तमी जो आती है उस समय हम गजलक्ष्मी की पूजा करते हैं, हाथी की पूजा वगैरह की जाती है। अलग अलग ओकेशंस पे अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिसेस की परफॉर्म की जाती है ना, कुछ इस प्रकार से हुआ करते थे। मेनी कम्युनिटीज एंड पीपल may not have felt the need for keep lasting records। देखो बहुत सी कम्युनिटी क्या चाहती थी, many communities people may not have felt need, भाई कोई जरूरत नहीं रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने के लिए। even as they may have had vibrant tradition of religious activities and philosophical ideas, पर इसके अतिरिक्त वह यह चाहते थे हमारी परंपरा, रिलीजियस परंपरा जो है, एक्टिविटीज इनको किए जाना चाहिए, फिलोसफिकल आइडियाज को लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए, ये सब मान्यताएं थी। बहुत सी कम्युनिटीज ऐसा करती है, हमको कोई रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन नहीं करना, हमको जो करना है प्रैक्टिसेस करते रहेंगे, लोगों तक हमारे विचार पहुंचाते रहेंगे। इनफैक्ट द स्पेक्टिकुलर इंस्टेंस वी हैव फोकस्ड ऑन इन दिस चैप्टर आर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। लेकिन हमें जो इतिहास प्राप्त हुआ है वो पूरे के पूरे मतलब आइसबर्ग, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी बहुत बड़े जो हमारे हिमालय के जो होते हैं बड़े बड़े पर्वत, उन्हीं पर्वत से एक छोटा सा हिस्सा है बस एक। हमें बहुत सारा इतिहास हमें जो है हमारे भारत का अभी भी हम जान नहीं पाए हैं, क्योंकि शायद हमें उनसे रिलेटेड कोई एविडेंस नहीं मिले। बहुत से एविडेंस को, जैसे अमरावती का स्तूप नष्ट कर दिए गए लोगों के द्वारा, तो ऐसे बहुत सारे एविडेंस वगैरह इतिहास के हमारे बहुत सारे जो हमारे अवशेष प्राप्त हुए हैं, ऑब्जेक्ट प्राप्त हुए, उनको नष्ट कर दिए गया। समय के साथ साथ प्रकृति के द्वारा भी मान लो हो सकता है नष्ट कर दिए गए होंगे। तो आज भी हमारा बहुत सा इतिहास बाकी है जिसे हमें जानना जरूरी है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर सेशन। तो जैसा कि हमने देखा, कैन वी सी एनीथिंग, तो हम सब कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि कुछ चीजें हमारी आंखों की सीमाएं से बाहर होती हैं और उनको जानने के लिए हमें वैज्ञानिक तकनीकों की आवश्यकता पड़ती है। So with this we have completed our session. Thank you very much and don't forget to like, share and subscribe.